हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपका राघव सर स्वागत करता हूं गुड वे ऑनलाइन स्टडी में। आए हैं हम मैथ का क्लास लेकर के। और आज आपका वास्तविक संख्या का दूसरा प्रश्नावली 1.2 ये शुरू होने जा रहा है, तो बने रहिएगा। पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये तो बचपन वाला सवाल आ गया हम लोगों का। इसका हम लोग बचपन में ही गुणनखंड ज्ञात किया करते थे। तो चलिए हल करते हैं 1 नंबर का सवाल। 1 नंबर में 140 का कहता है 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 140 का हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। सबसे छोटा संख्या से भाग देंगे। इसमें 1 से भाग जा सकता है, लेकिन देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसीलिए हम लोग 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग दें, 2 सतह 14। फिर जा रहा है 2 से भाग 35। इस बार 2 से नहीं जा रहा है भाग, 5 से जाएगा। 5 सतह 35। यही हो गया अभाज्य गुणनखंड। इसको इसी तरह से सजाते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 को 2 पर पावर 2, 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। बस हो गया, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा 2 नंबर में 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 156 हल करेंगे 2 नंबर में। 2 नंबर का हल करते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, यही ज्ञात कर लेंगे हम लोग। पहले इसका गुणनखंड कर लेंगे 156 का। सबसे पहले किससे भाग जा रहा है, तो 2 से जा रहा है। 2 सतह 14, 2 अठा 16। फिर 2 से भाग जा रहा है, 2 तिहाई 6 और 2 नमा 18। इस बार 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से। 3 एकम 3, 3 तिया 9। बस हो गया। इसको सजा दीजिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब ये 2 गुना 2 है, तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा, गुना 3 गुना 13। यही तो हो गया अभाज्य गुणनखंड। मतलब इस रूप में गुणनखंड इसका कर देंगे कि फिर उसका और कोई गुणनखंड नहीं हो। मतलब अब 13 है, इसका कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। 3 है, इसका कोई नहीं हो सकता है। 2 है, इसका नहीं हो सकता है। 2 है, इसका नहीं हो सकता है। तो यही होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड। तो अब अगला सवाल है 3 नंबर। 3 नंबर में है, हल करना है हम लोगों को 3825 है। 3825 इसका हम लोगों को गुणनखंड याद करना है। 3825 का अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड याद कर लेंगे 3825 का। तो इसमें 2 से भाग नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर देख लीजिए, फिर 3 से भाग जा रहा है। 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। इस बार 3 से भाग नहीं जा रहा, 5 से भाग जाएगा। 5 से लगाते हैं हम लोग, 5 अठे 40, 25 25। दोबारा फिर 5 से भाग जा रहा है,
5 एकम 5, 5 7 35। अब तो ये गुणनखंड अभाज्य ही हो गया, इससे आगे नहीं संभव है। तो इसको इसी रूप में हम सजाएंगे। यहाँ 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो ये हो जाता है 3 गुना 3 3 का स्क्वायर गुना 5 गुना 5 5 का स्क्वायर गुना 17। नेक्स्ट सवाल है हमारा 4 नंबर 5005। हल करते हैं। का अभाज्य गुणनखंड। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किससे भाग जा रहा है इसमें? 3, 5 से ही जाएगा। पांच से ही भाग जाएगा। क्या जी 5 से ही जा रहा है? 5 से भाग जा रहा है। 5 एकम 5 0 0 1। इसके बाद और भाग जा रहा है जी 7 से। 7 से जा रहा है। 7 से जा रहा है तो 7 से भाग लगाने के बाद ये हो जाता है हमारा 7 7 एकम 7 बचा उधर 3 30 7 चौके 28 7 चौके 28 7 तिया 21। इस बार जाएगा भाग 1 4 3। इस बार कितना से जा रहा है जी? 11। हाँ 11 से भाग जा रहा है। 11 एकम 11। फिर इधर बचा 3 11 33। अब नहीं जाएगा। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड का यही रूप होता है 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो अभाज्य गुणनखंड का यही रूप हो जाता है। फिर नेक्स्ट है सवाल हमारा 5 नंबर का। इसका हल करेंगे 5 नंबर के सवाल का। 7429 का अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड याद करेंगे। चलिए यहां निकाल लेते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। 7429 इसमें चेक कर लिया जाए। 3 दूने 6 68। हाँ 17 चौके 68 70। फिर इधर हो गया 4 68 70 4 6 62 70 चौके 68 50। कितना जा रहा है जी? 3 17 तिया 51। इधर हो गया है 62। 17 तिया 51 51 17 70 7 मतलब जा रहा है। बहुत पॉज करो तो एक बार। तो 437। अब इसमें क्या किया जाए? 19 से भागा जा रहा है। 19 से भागा लगाइए, हो जा रहा है 23। अब तो भाग जाएगा नहीं, इसको इसी तरह से सजा दिया जाए। हो जाता है 17 गुना 19 गुना 23। 1 नंबर का सवाल हमारा कंप्लीट हो गया।
अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होता है। ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र आप पढ़े होंगे, एलसीएम ऑफ ए बी गुना एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए गुने बी। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो वही जांच करने के लिए कहा था। तो पहले हम लोग दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे, उसके बाद जांच करेंगे। तो एक नंबर का सवाल हम लोग बनाना शुरू करते हैं, हल करते हैं एक नंबर का। अब इसमें जिन दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है वो है 26 और 91। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका हल करते हैं। तो 26 का जो गुणनखंड होगा वो होता है ऐसे, 2 से लगा रहे हैं सबसे पहले, 2 एकम 2 और 2 तिया 13, 2 गुना 13। नेक्स्ट 91 का, दो से लगाते हैं, 2 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 गुना 13। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें इसका जो ये फैक्टर है, जैसे 2 13 ये सब, 7 13 ये सब फैक्टर है। तो इसमें जो हाईएस्ट कॉमन हो जाता है, जैसे ये 13 और 13 कॉमन जा रहा है और कोई तो कॉमन जा नहीं रहा है, तो यही 13 हो जाएगा इसका एचसीएफ। और एलसीएम 2 गुना 7 गुना 13 हो जाएगा। तो ये हो जाता है एलसीएम और ये हो जाता है एचसीएफ। तो ये 7 दूना 14 गुना 13, 182 आ रहा है। हाँ, तो एलसीएम और एचसीएफ हम लोगों को मिल गया। अब कहता है कि इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो इन दो संख्याओं का गुणनफल कहता है, अर्थात वो वाला सूत्र हम लोगों को यहाँ जरूरत हो गया उसका। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ ए बी की जगह हम लोग संख्या को रख ही देते हैं 26 91 बराबर गुना एचसीएफ ऑफ 26 91 और 26 गुना 91। तो हम लोगों को प्रूव करना है, जांच करके चेक करना है कि ये जो होता है ये गुणनफल इसके बराबर होता है कि नहीं होता है। उसके लिए क्या करेंगे, एलएचएस को लेकर के चलेंगे। एलएचएस हमारा है एलसीएम 26 91, फिर एचसीएफ गुना एचसीएफ 26 91। ध्यान दीजिएगा, ये जो हो जाएगा एलसीएम 26 91। तो यहाँ एलसीएम हम लोग ज्ञात कर चुके हैं 26 91 का, कितना हो जाता है 182 गुना एचसीएफ 26 91। एचसीएफ हम लोग 13 निकाल चुके हैं, 13 ये हो जाता है एलएचएस का वैल्यू। फिर आरएचएस हमारा जो है आरएचएस यही हो जाएगा आरएचएस क्या है इसका, तो कहता है कि 26 गुना 91।
26 गुना 91, तो इसका गुना करके हो जाता है, गुना कर लेते हैं हम लोग, दोनों का मान रख देंगे 182 और 13 का गुना, 3 दूना 6, 8 3 24, 3 2 5, फिर 2 8 1 6 6 13 3 बाकी 1 2 2366, ये हो जाता है 2366। फिर आप इसको भी गुना करके देख लीजिए, ये भी हो जाता है 2366। तो LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। तो लिख सकते हैं अतः दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है। अतः दो संख्या 26 91 का गुणनफल HCF गुना LCM है। हो गया, जांच भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट इसका 2 नंबर का सवाल हम लोग देखेंगे, 2 नंबर का सवाल देखेंगे। दो नंबर में है 510 और 92, 510 और 92। और 92, 510 का पहले हम लोग फैक्टर लेंगे, 2 से भाग लगाते हैं, 2 दूना 4 बचा 1, फिर 11 हो जाता है, 2 पंचा 10, 2 पंचा 10। अब तो 2 से नहीं भाग जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 से लगाएंगे, 3 8 24, 3 5 15। इस बार भाग जा रहा है 5 से, 5 कम 5, 5 7 35। तो हमारा गुणनखंड हो जाता है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब नेक्स्ट है 92, 92 का गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8 और 2 छके 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, बस इसके बाद नहीं होगा। तो ये हो जाता है 2 गुना 2 गुना 23। अब देखिए इसमें जो जो कॉमन जा रहा है वो HCF हो जाएगा। तो HCF हम लोग याद करते हैं, HCF बराबर हो जाएगा, ये 2 कॉमन जा रहा है, फिर और कोई तो कॉमन जा नहीं रहा, तो HCF बराबर हो गया हमारा 2। LCM हम ज्ञात कर लेते हैं, LCM हो जाएगा, LCM हो जाएगा, इसमें से 2 में से 1 2 हो जाएगा, फिर ये 2, फिर ये 23, फिर ये 3, फिर ये 5, फिर ये 17। अब इसको जांच करना है, तो जिस तरह से हम लोग यहाँ इसका जांच किए हैं उसी तरह से सिमिलरली आप लोग जांच कर सकते हैं। फिर 3 नंबर का सवाल हम लोग देख लेते हैं। LCM आपका ये ज्ञात हो गया, HCF ज्ञात हो गया। 3 नंबर का सवाल है हमारा 336, हल कर लेते हैं इसका भी। 336 और 54। अब 336 का हम लोग अगर ज्ञात करें, 336 2 से भाग जा रहा है, 2 1 कम 2, 2 6 के 12, 2 8 16, फिर 2 से भाग जा रहा है, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग जा रहा है, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग जा रहा है, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, फिर 3 से भाग जा रहा है, 3 7 21। तो ये हो जाता है 336 का गुणनखंड
2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब 54 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। 54 का हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। फिर हो जाता 3 9 27, 3 गुना 3। तो 54 है हमारा 54। तो ये हो जाता है 2 गुना 3 गुना 3। इसमें जो कॉमन जा रहा है वो HCF हो जाएगा। हम लोगों को HCF चाहिए, ये तो कॉमन जा रहा है। फिर जो है ये 3 ये कॉमन जा रहा है, और कुछ तो नहीं हो रहा है कॉमन। तो फिर ये हो जाता है 2 गुना 3 मतलब 6। यह HCF हो जाता है। LCM जो होगा ये हो जाएगा ये 2 फिर ये 3। उसके बाद जो शेष बचा सबको गुना कर दिया जाए। 3 गुना 3 फिर ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। अठारह 54 54 दूना 108 108 को गुना कर दिया जाए 2 दूना 4 और 7 चौके 28 से 8 64 बाद में की बचा 6 वो लग गया यहाँ 8। फिर 8 2 ने 16 6 बाकी 1 वो आ गया। फिर 2 1 कम 2 4 12 2 बाकी 1 8 1 9 1 10 के 0 बाकी 1 2 1 3। मतलब LCM जो होता है हमारा वो हो जाता है 30 30 24 2 30 24। हाँ वो दो अलग से था। 30 24 ये हो जाता है हमारा LCM। तो चलिए इसको हल करते हैं। कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सॉरी LCM और HCF ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हल करते हैं 1 नंबर का सवाल। पहले 1 नंबर तब हल। चलिए अब 12 का गुणनखंड करके लिख देंगे, फिर 15 का गुणनखंड करके लिख देंगे, फिर 21 का गुणनखंड करके लिख देंगे। तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 12 का 2 6 के 12 फिर 2 से 2 तिहाई 6 तो 2 गुना 2 गुना 3 2 गुना 2 गुना 3। अब 15 का क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा सबसे पहले 3 से लगेगा 3 5 15 फिर हो गया 3 गुना 5। उसके बाद 21 है। 21 का क्या लगेगा? तो 3 7 21 3 गुना 7। अगर HCF ज्ञात करना रहता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में कॉमन होगा, ध्यान दीजिएगा ये वाला सब में कॉमन जा रहा है। इसके बाद और कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो इसका HCF हो जाता है 3। LCM चाहिए, अब सारे को गुना कर देना है। तो इसका इस तीनों में से एक 3 ये ले लिए गुना के रूप में 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये हो जाता है 3 दूना 6 और 6 दूना 12 12 5 60 60 7 6 42 420। इसका LCM और HCF ज्ञात हो गया। फिर 2 नंबर का सवाल है 17 23 और 29। 17 23 29। 17 का गुणनखंड तो स्वयं और 17 के अलावा और कुछ पॉसिबल है नहीं, तो 17 ही हो जाएगा। फिर इसमें 23 ही हो जाएगा और 29 में भी वही हो जाता है। गुणा में 1 गुणा में 1 गुणा में 1 एक सब का कॉमन फैक्टर हो जाता है। इसीलिए HCF इसका क्या होगा?
1 होगा और एलसीएम क्या होगा, सारे का गुणनफल। तो 17 गुना 23 गुने 29, सारे को गुना कर लीजिए, जो हो जाएगा वही हो जाएगा आपका HCF। फिर 3 नंबर का सवाल हम लोग देख लेते हैं। तीन नंबर में है 8, 9 और 25। 8 का हो जाएगा 2 गुने 2, फिर 9 का हो जाएगा 3 गुने 3, और फिर 25 का हो जाएगा 5 गुने 5। तो अब इसमें तीनों में कॉमन कोई नहीं जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, एक सब का गुणनखंड होता है, एक सब का गुणनखंड होता है, तो एक तो सब में कॉमन होगा ही। तो HCF जो होगा इसका, HCF वो हो जाएगा 1, HCF हो जाएगा 1, और LCM जो होगा, LCM वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सब का गुणनफल। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, सारे को गुना कर लीजिएगा, जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका LCM। देखिए HCF दिया हुआ है, HCF 306 फिर 657 बराबर 9 दिया हुआ है। 306 और 657 का HCF दिया हुआ है 9। उसके बाद कहता है कि LCM इसका क्या होगा, LCM 306 और 657 का पार्ट मतलब क्या होगा इसका, ये पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, HCF ऑफ AB गुना LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A गुना B। इसका मतलब हम लोगों को यहाँ HCF 306 गुना 657 LCM 306 फिर 657, ये जो होगा इन दोनों संख्या के गुणनफल हो जाएगा, तो 306 गुना 657। अब इसमें से एक का वैल्यू दिया हुआ है HCF 306 और 657, मतलब 306 और 657 का HCF 9 दिया हुआ है, तो HCF की जगह हम लोग उसका यूज कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9 गुना LCM 306 657 बराबर 306 गुना 657। अब ये 9 इधर गुणा के रूप में, उधर जाके भाग के रूप में हो जाएगा, तो हो जाएगा LCM 306 657 बराबर 306 गुना 657 बटे ये 9 हो जाएगा 9। तो इसको काटिए आप, 9 तिया 27 और 9 चौकी 36, इसको गुना करके कुल मिला के हो जाता है हमारा 22 33 8। फिर नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे 4 नंबर का। पांच नंबर का सवाल है हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 to the power n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होता है, जब उसका गुणनखंड में 2 और 5 होता है। जिस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं होगा वो क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं 6 to the power n जो है, अगर ये संख्या इस रूप में होता, जैसे 2 into 5 की पावर n,
इस रूप में अगर होता तब जाकर के ये शून्य पर समाप्त हो सकता था। इसका गुणनखंड जो होगा, इसका जो गुणनखंड होगा ये इस तरह से होगा 2 × 3 टू दी पावर n। तो यह संख्या लिखेंगे, यह संख्या 2 × 5 टू दी पावर n के रूप का नहीं है, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब एक वो चेक कर लेते हैं, एक तो जैसे n का वैल्यू कुछ हम लोग ले लें, n का वैल्यू लेते हैं जैसे 1 2 3 इसमें से कोई भी। तो मान के चलिए अगर n का वैल्यू हम लोग 1 लेकर के चेक करें तो 6 टू दी पावर 1 का मतलब 6 हो गया, ये तो शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। अगर इसी तरह से फिर दूसरा हम लोग दूसरा वैल्यू लेते हैं, 6 टू दी पावर n का वैल्यू यहाँ ले रहे हैं 2, तो ये हो जाएगा 6 टू दी पावर 2, तो 6 × 6 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, मतलब 36 हो जाएगा। कह रहा है कि प्राकृत संख्या में क्या आता है 1 2 3 4 5 6 गिनती की सारी संख्या प्राकृत संख्या। तो ये सारा संख्या हम लोग लेके दे रहे हैं, तो फिर इसमें क्या आ रहा है 6 आ गया, शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो अगर n का मान 3 लेके चेक कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 6 पर पावर 3, तो 6 × 6 × 6 6 के 36, 36 × 6, तो फिर ये हो जाता है 36 के 6 बाकी 3 18 या 3 21, मतलब फिर ये 6 पर समाप्त हो रहा है। इसी तरह से ये चलते जाएगा, सो ऑन, इसी तरह से होते जाएगा। मान आप n का कुछ भी ले, लेकिन वो प्राकृत संख्या अगर रहता है तो वो कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अगला सवाल कहता है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या है क्यों। ये कहता है कि ये भाज्य संख्या है क्यों सवाल करता है आपसे कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भाज्य संख्या है या नहीं हम लोग चेक करके पहले देख लें। तो ये है 7 × 11 × 13 × 13 7 11 13 +3, ठीक है। और दूसरा संख्या है हमारा 7 6 5 4 3 2 1 +5। पहले इसको देख लेते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये सारा संख्या गुणा में है और एक जोड़ में है। तो इसमें और इसमें दोनों में अगर देखा जाए तो 13 कॉमन जा रहा है, बाद बाकी बच रहा है 7 × 11 +13। अब कोई संख्या भाज्य संख्या तब होता है, ध्यान दीजिएगा 13 इसमें कॉमन हो रहा है, तो कोई संख्या भाज्य कब होता है, भाज्य कोई संख्या तब होगा जब वो दो गुणनखंड के अलावा, मतलब एक और स्वयं के अलावा और भी संख्या से, और भी किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाता है। तो अगर ये संख्या, ये कुल मिलाकर के अभी संख्या है, ये अगर और किसी संख्या से विभाजित हो जाता है तो ध्यान दीजिए ना, 13 से तो ये विभाजित हो रहा है, 13 13 कैंसिल हो गया, अर्थात ये संख्या कौन सी संख्या हो जाता है, तब भाज्य संख्या हो जाता है। तो लिखेंगे अतः 7 × 11 × 13 +13 भाज्य संख्या है क्योंकि, पूछ रहा है क्यों, तो क्योंकि यह 13 से विभाजित है। नेक्स्ट, इसको देख लिया जाए। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये यहां से यहां तक का जो संख्या सारा गुणा में है और ये जोड़ में है, इसमें भी कॉमन जा रहा है कितना 5,
तो 5 अगर कॉमन कर लिया जाए, 5 अगर कॉमन कर लिया जाए तो इधर बच रहा है 7 गुने 6 गुने, यहाँ ये तो कॉमन हो गया, गुना 1 कर सकते हैं आप, गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 नहीं कॉमन हो गया तो फिर 1। अब ये संख्या भी 5 से विभाजित है, क्योंकि ये 5 कट जा रहा है, 5 से विभाजित है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो संख्या हम लोगों को पहले से प्राप्त ये संख्या था, सवाल में जो सवाल संख्या था वो संख्या 5 से विभाजित है। जब 5 से विभाजित है, एक और स्वयं के अलावा अगर किसी और संख्या से विभाजित हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। तो अर्थात ये भी संख्या कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो हम लिखेंगे हम लोग अतः 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 5 से विभाजित है, क्योंकि यह 5 से विभाजित है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 7 नंबर का सवाल कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। किसको लगता है 18 मिनट? सोनी को। इसको लगता है 18 मिनट लगते हैं। सोनिया, ठीक है, वही नाम रहने देते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। लगता है रवि को कितना समय लगता है? 12 मिनट लगता है। रवि को 12 मिनट समय लगता है। 12 मिनट समय लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब इसका अगर हम लोग एलसीएम कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि कितने समय बाद वो फिर से उसी स्थान पर मिल जाएगा। तो दोनों का एलसीएम करते हैं। एलसीएम 18 और 12, इसका जो भी एलसीएम होगा न्यूनतम समय वही होगा जिस समय पर वो दोनों मिल जाएंगे एक ही स्थान पर। तो चलिए इसका 18 का फैक्टर लेते हैं हम लोग, 2 गुने 3 गुने 3, फिर 12 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3। अब इसमें जो कॉमन जा रहा है उसको कॉमन कर लेंगे। ये कॉमन जा रहा है, फिर ये कॉमन जा रहा है। एलसीएम ज्ञात करना है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा इस दोनों का, यही तो लिखा हुआ है, यही लिख देते हैं। 2 गुणे ये 3 गुणे ये 2 गुणे ये 3, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 के 36। ये 36 हमारा आंसर हो जा रहा है कि 36 मिनट के बाद दोनों फिर से एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। चलिए अब खत्म हुआ आपका 1.2, ये लास्ट सवाल था। अब फिर हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास 1.3 लेकर के। धन्यवाद।